नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो बिहार की राजनीति में इस वक्त उबाल आया हुआ है, खासकर जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि अब जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और जो दूसरे सहयोगी दल है, खासकर जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो मंत्रिमंडल विस्तार से कहीं ना कहीं खुश नहीं है। क्योंकि इस मंत्रिमंडल विस्तार ने ये संकेत दे दिया है कि बीजेपी की ही चलने वाली है, चाहे वो अभी जब सरकार में है एनडीए तब, और या फिर जब सीट बंटवारा होगा तब भी बीजेपी की चलेगी। तमाम तरह से जिस तरह के जो कयास लग रहे थे या जो डर सहयोगियों के अंदर दिखाई दे रहा था, वो डर अब खुलकर दिखाई देने लगा है। ऐसे में अब सभी की निगाहें जीतन राम मांझी की उस रैली पर हैं जो 28 तारीख को होने वाली है। अब जीतन राम मांझी क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक मंत्री पद की मांग की थी और वो मंत्री पद उन्हें नहीं मिला। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एक्टिव हो गए हैं और राजनीति में एंट्री करते ही उनके जो बयान हैं वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं और उन्होंने साफ साफ इशारा दे दिया है कि हो सकता है कि इस बार वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सब के अलावा अब एक और बयान निशांत कुमार का आया है जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। क्या नीतीश एक बार फिर पलटी मारने का विचार कर रहे हैं? क्या नीतीश इस बार साथ ही रहने वाले हैं? क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई थी जब पीएम मोदी पहुंचने वाले थे भागलपुर। पिछले दिनों जब भी पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार नजर आए हैं, नीतीश कुमार ने इस बात को दोहराया है कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। एक दो बार जो उनसे गलतियां हुई, इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब वो जहां हैं वहीं रहेंगे। तो ऐसे में जब पिछले 2 से 2.5 महीने से जब ये लगातार देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के दिग्गजों से दूरी बना रहे हैं, यहां तक कि जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति पहुंचे बिहार तब भी वो उनसे मिलने नहीं पहुंचे, उसके बाद वो पहुंचे। तो ये सारा घटनाक्रम ये बात सोचने पे मजबूर कर रहा था कि आखिर नीतीश अपनी नाराजगी जाहिर क्यों कर रहे हैं। क्या उन्होंने अपना मन बना लिया है कि अब वो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे? इसके अलावा शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो दिल्ली में हुआ उससे भी उन्होंने दूरी बनाई और उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए जो कारण उन्होंने दिया उसने तो और राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा के चलते वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं आ सकते, जबकि ठीक 2 दिन पहले वो एक शादी समारोह के लिए अपनी प्रगति यात्रा को उन्होंने रद्द किया था। ये सब सोचने पे मजबूर कर रहा था कि आखिर नीतीश क्या चाह रहे हैं। क्या वो बीजेपी आलाकमान पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और इसके साथ एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा था वो ये कि जब पीएम मोदी भागलपुर पहुंचेंगे तो क्या नीतीश कुमार उस रैली में जाएंगे, और अगर रैली में जाएंगे तो क्या उनके बीच कोई बातचीत होगी? और जैसा कि कहा जा रहा था वैसा बिल्कुल हुआ भी। नीतीश पहुंचे, लेकिन पहुंचने के बाद उन्होंने पीएम मोदी से कुछ तो बात की, जिसके बाद जेपी नड्डा को तुरंत बिहार आना पड़ा। और बिहार आने के बाद जो तेजी से घटनाक्रम बदला उसने ये बता दिया कि कहीं ना कहीं बीजेपी पर एक दबाव जो बनाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे थे, लेकिन बीजेपी दबाव में दिखाई नहीं दे रही है। इसी बीच निशांत कुमार का बयान आना और निशांत कुमार का ये कहना कि लालू तो हमारे अंकल हैं, लेकिन मोदी हमें इसलिए पसंद हैं क्योंकि वो गठबंधन में है। तो इस बयान के क्या कुछ मायने होंगे और क्यों ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद निशांत कुमार ने एक और चौंकाने वाला बयान दे दिया है? क्या कहना चाह रहे हैं निशांत कुमार, और निशांत कुमार के जरिए से नीतीश क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कुछ लगता है आपको अविनाश जी, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ, यदि आप पिछले 4-5 दिन में देखें तो बिहार की जो सियासत है वो बिल्कुल ही बदली दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जेपी नड्डा पहुंचते हैं और जेपी नड्डा के से जब नीतीश कुमार मिलने के लिए जाते हैं तो उससे पहले निशांत कुमार का एक बयान आता है। वो ये बोलते हैं कि भाई नीतीश कुमार को पूरे एनडीए को अपनी तरफ से सीएम उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व की तो बात चल रही है कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो निशांत कुमार ने सबसे पहला ये बयान आया कि भाई ये जो जब नेतृत्व में ही बात कर रहे हैं तो सीएम फेस भी घोषित कर देना चाहिए और पूरे एनडीए को घोषित कर देना चाहिए। जेडीयू की तरफ से तो पहले से क्लियर कर दिया गया है कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, लेकिन अभी तक एनडीए ने नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो जब जेपी नड्डा से मुलाकात होती है उससे ठीक पहले निशांत कुमार का जो बयान आता है वो एक तरीके से बीजेपी को मैसेज दिया गया था। लेकिन बीजेपी को भी ये अब इस चीज़ का एहसास हो गया है कि अब जो नीतीश कुमार हैं उनके पास विकल्प बहुत कम बचे हैं। अब वो महागठबंधन के साथ में भी जाते हैं यदि
तो आरजेडी जिस तरीके से लालू यादव ने बोला है कि हमने अपने दरवाजे खोल रखे हैं, तो नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल तो कर लिया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार को आरजेडी अब बराबर का मौका नहीं देगी और ना ही सीएम पद का उम्मीदवार भी उनको बनाएगी। तो आप ये देखिए, बीजेपी की तरफ से पिछले करीब 8-10 महीने से लोकसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिएगा, और जिस हिसाब से विधायक हैं उस हिसाब से मंत्रियों की संख्या भी शुरुआत से तय कर ली गई थी कि उस हिसाब से तो मंत्री बनाए जाएंगे। तो नीतीश कुमार को भी ये पता था कि मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होगा तो उसमें बीजेपी के ही मंत्री बनने हैं, जेडीयू का तो कोई मंत्री बनना ही नहीं है। तो इसीलिए नीतीश कुमार लगातार इसको टाल रहे थे। उनकी कोशिशें चल रही थी कि चुनाव जल्दी करा लिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार का ये डिमांड बीजेपी ने नहीं मानी। लेकिन बीजेपी को यह भी लग रहा था कि नीतीश पर यदि हमने ज़्यादा दबाव बनाया तो कहीं ये पलटी ना मार जाए, और जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से लालू यादव का तरफ से जो खुला ऑफर आया, उससे पहले भी आरजेडी के तमाम नेता नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके के बयान दे रहे थे, उससे साफ साफ संकेत मिल रहा था कि जेडीयू पलटी भी मार सकता है। इसलिए बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाया। लेकिन जब बीजेपी को दिखाई दे गया, जब पीएम मोदी की रैली में जब नीतीश कुमार पहुंचे हैं, पूरा इंडिया दिखाई दिया है साथ में, तो बीजेपी को यह तो साफ दिख गया कि अब नीतीश कुमार के पास विकल्प नहीं है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो उसके बाद जेपी नड्डा से जब मुलाकात होती है तो जेपी नड्डा ने एक तरीके से नीतीश कुमार को आदेश सा दे दिया कि भाई अब मंत्रिमंडल विस्तार का टाइम हो गया है, अब इसको और नहीं टाला जा सकता, क्योंकि 8 महीने बाद ही अब चुनाव होने हैं। अब यदि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है तो भाई अभी बजट सत्र शुरू हो जाएगा, 1 महीने तक विस्तार नहीं होगा, तो पर अप्रैल मई में यदि विस्तार होता भी है तो जो नए मंत्री बनाए जाएंगे उनके पास काम करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 3-4 महीने पहले तो उनको अपने चुनाव क्षेत्र में सक्रिय भी होना पड़ेगा। तो इस समय सबसे बेहतर मौका है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाए, और नीतीश कुमार के पास में कोई ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं थे कि वो मना कर पाते। और आपने देखा होगा कि जो मंत्री बनाए गए हैं वो सातों के सातों बीजेपी के ही मंत्री बनाए गए हैं, जेडीयू का एक भी मंत्री नहीं बनाया है। सहयोगी दलों के लिए तो वैसे भी ज़्यादा मौका था ही नहीं, क्योंकि सहयोगी जितनी भी हैं उसमें एक जीतन मांझी की हम यदि छोड़ दी जाए तो किसी के पास में कोई विधानसभा सीट नहीं है और एमएलसी की भी सीट नहीं है। तो इसलिए सहयोगियों को पर तो नीतीश कुमार को ज़्यादा टेंशन थी भी नहीं, और जीतन राम मांझी का जो है वो एक तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी के कोटे में ही उनको डाल दिया है कि भाई जो मांझी हैं उनसे आपको ही डीलिंग करनी है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी नहीं चाहेगी कि कोई दूसरी पार्टी आगे निकले, इसलिए सातों के सातों जो मंत्री बनाए गए हैं वो बीजेपी ने अपने ही बना लिए हैं। और अब जो निशांत कुमार का इसके बाद बयान आया है कि वो बयान बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन जब उस बयान ने काम नहीं किया तो उसके बाद निशांत कुमार ने जो दूसरा बयान दिया है उसमें उनसे जब सवाल किया गया एक तरीके से कि क्या वो महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं, लालू यादव को लेकर सवाल किया गया था, क्योंकि लालू यादव की तरफ से ऑफर आया था जेडीयू के लिए कि भाई लालू यादव और नीतीश आपको पीएम मोदी में कौन पसंद है। तो जाहिर सी बात है निशांत कुमार का सीधा जवाब होना चाहिए था कि भाई हमको तो पीएम मोदी पसंद है, क्योंकि वो एनडीए के साथ में है। लेकिन निशांत कुमार ने इस बयान को पूरा ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि भाई लालू यादव हमारे अंकल हैं, उनके साथ पुराने संबंध हैं, पिताजी और वो दोनों एक साथ उन्होंने सियासी पारी शुरू की है, दोनों ही फाइटर हैं, जेपी के समय से वो लोग साथ में हैं, यानी तकरीबन 40 साल का साथ दोनों का है। नरेंद्र मोदी के साथ का तो अभी शुरू हुआ, ऐसा देखते हैं कि 2014 से पहले आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी की बिहार में एंट्री तक बैन करा रखी थी, चुनाव प्रचार करने तक नहीं जाते थे वो, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था कि यदि हम एनडीए में तभी तक हैं जब तक नरेंद्र मोदी को बिहार से दूर रखा जा रहा है। तो उसके बाद जब नरेंद्र मोदी का नाम पीएम पद के लिए बीजेपी की तरफ से बढ़ाया गया तो उन्होंने गठबंधन तक तोड़ दिया था नीतीश कुमार ने। तो सीधी निशांत का कहना कि भाई जो लालू यादव के साथ में हमारे पिताजी के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी भी पसंद है क्योंकि हम एनडीए में हैं, अगर एनडीए में नहीं होते तो संभवतः निशांत कुमार सीधा सीधा बोल देते कि भाई हमको प्रधानमंत्री से मतलब नहीं है, नरेंद्र मोदी से मतलब नहीं है, क्योंकि एनडीए में इसीलिए पसंद है। जबकि लालू यादव जो कि इस समय देखा जाए तो लालू यादव की पार्टी से ही नीतीश कुमार को लड़ना है, और उनको लेकर निशांत कुमार अगर ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव काफ़ी लंबे समय तक साथ रहे हैं, दोनों फाइटर हैं, दोनों जेपी के समय से साथ हैं और लालू यादव हमारे अंकल हैं, तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा जो आरजेडी से जो दूरियां की बात चल रही है, निशांत कुमार का बयान ये बता रहा है कि हमारी आरजेडी से उतनी दूरी नहीं है जो दिखाई दे रही है। इससे पहले तेजस्वी यादव का ही बयान आया था, तब भी उन्होंने बोला था कि निशांत कुमार तो उनके भाई जैसे हैं, और उसी हिसाब से निशांत कुमार ने भी एक तरीके से बता दिया है कि भाई वो भी हमारी फैमिली ही है। तो निशांत कुमार का ये बयान बता रहा है कि यदि बीजेपी ने ज़्यादा प्रेशर डाला और अगर बीजेपी ने डिमांड नहीं मानी, जो जेडीयू की डिमांड है, जेडीयू की मुख्य रूप से 2 ही डिमांड है,
एक तो सीट बंटवारे में उन्हें बीजेपी से ज़्यादा सीटें चाहिए, और दूसरा ये है कि नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए। किसी भी पार्टी को चुनाव में कितनी भी सीटें मिलें, अगर एनडीए को बहुमत मिल रहा है तो फिर नीतीश कुमार को ही 5 साल के लिए सीएम बनाया जाए। ये 2 डिमांडें हैं, और अगर बीजेपी ये 2 डिमांडें नहीं मानती है तो अभी 8 महीने का समय चुनाव में है, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि भाई अप्रैल में चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है उससे ये तो साफ हो गया है, क्लियर हो गया है कि अब अप्रैल में चुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। ये चुनाव अपने तय समय अक्टूबर नवंबर जो उसका समय है उसी समय पर चुनाव होगा। तो अब देखना है कि भाई निशांत कुमार ने जो बयान दिया है उसके बाद बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में किस तरीके से टकराव बढ़ता है या उसको संभालने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाती है। यानी साफ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो खुद नहीं कह पा रहे हैं वो निशांत कुमार के जरिए से वो मैसेज पहुंचा रहे हैं, और ये लगातार देखा जा रहा है। सबसे पहले जिस तरह से नीतीश कुमार के तरफ से ये कहीं ना कहीं उनके कहा जा रहा है कि उनकी रजामंदी के बाद ही जेडीयू के कार्यालय पर निशांत कुमार के पोस्टर्स लगाए गए कि उनकी एंट्री होनी चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार ने आज तक नहीं कहा खुलकर आके कि हमारा बेटा अब राजनीति में एंट्री करेगा, ये सारी चीजें। दूसरी तरफ फिर सीएम फेस को लेकर घोषित कर देना चाहिए, ये भी निशांत कुमार ने दोहराया। ये भी निशांत कुमार ने दोहराया कि कहीं ना कहीं अगर तेजस्वी यादव से लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि वो कहते हैं आप राजनीति में आ जाइए तो आपका क्या कहना है, क्या आप आएंगे, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि जनता के दरबार में जाएंगे, जो जनता चाहेगी वो कर लेंगे। जनता के दरबार में जाने की बात ही तब हो रही है क्योंकि वो चुनाव लड़ने का कहीं ना कहीं मन बना रहे हैं। इसके अलावा लगातार जिस तरह से वो हमारी पार्टी कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी बात है कि जब तक उन्होंने अभी सदस्यता नहीं ली है तब इस तरह का बयान, यानी सब कुछ क्लियर है। और इसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है उसके बाद एक बार फिर निशांत कुमार मीडिया के सामने आते हैं और ये बयान दोहराते हैं और इस तरह का बयान कहते हैं कि लालू यादव हमारे अंकल हैं। यानी एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश की है, ये झुकाव दिखाने की कोशिश की गई है लालू यादव के प्रति, यानी अटैकिंग मोड में नहीं है, राजनीति में एंट्री कर रहे हैं एक तरह से निशांत कुमार। उनके तेवर बीजेपी के लिए तो तल्ख दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार कह रहे हैं कि मेरे पिता पूरी तरह स्वस्थ हैं, नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं, वो बिहार के लिए बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी को जल्द से जल्द सीएम फेस को लेकर चीजें क्लियर कर देनी चाहिए और घोषणा कर देनी चाहिए, अपना दावा क्लियर कर देना चाहिए कि उसका स्टैंड क्या है। यानी वो एनडीए पर दबाव बना रहे हैं, वो बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ तो उनके तेवर तल्ख हैं, लेकिन जब बात लालू यादव की आ रही है जो कि विरोधी हैं, अगर आप निशांत कुमार जबकि कभी भी चुनावी मैदान में उतरते हैं इस बार भी तो और एनडीए के साथ उतरते हैं तो जाहिर तौर पर आरजेडी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में होंगे, महागठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनके खिलाफ ही चुनावी मैदान में होंगे, और हो सकता है कि उनको आरजेडी के खिलाफ बयानबाजी भी करनी पड़ेगी जब चुनाव प्रचार में उतरेंगे। लेकिन जब वो अपनी राजनीति की अभी शुरुआत कर रहे हैं और उस दौरान वो लालू यादव को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि निशांत कुमार के इशारे पर ही उन्हें बताया गया है कि लालू यादव को लेकर कोई हमला नहीं करना है। जिस तरह से लालू यादव नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव को समझा रहे हैं, उसी तरह निशांत कुमार को नीतीश कुमार समझा रहे हैं। और ये बड़ी बात देखने को मिल रही है कि दोनों के बीच बिल्कुल एक जैसी चीज है। जिस तरह आपको याद होगा मीसा भारती का वो बयान मुझे इस वक्त याद आ रहा है अविनाश जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, ये इशारों में बातें कर लेते हैं। तो आज जिस तरह की रणनीति दिखाई दे रही है कि लालू यादव का तेजस्वी को बोलना कि नीतीश को कुछ नहीं कहना है, और वही चीज निशांत को नीतीश की तरफ से समझाना कि लालू यादव पर कुछ नहीं बोलना है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं दोनों दोस्तों के बीच में कुछ इशारेबाजी हो गई है, कोई डील हो गई है जिसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं। तो वहीं अब इन सब के बीच में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, जिसने पूरे बिहार की जो राजनीति है, जो सियासत है, उसको कहीं ना कहीं गरमा दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये माना जा रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दबाव में आ जाएगी, सहयोगियों के दबाव में आ जाएगी। जीतन राम मांझी जिस तरह से लगातार ये बात कह रहे थे कि इस बार हम कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर एक रोटी है तो उसको सभी को बराबर हिस्सों में बांटना चाहिए, यानी उनका इशारा साफ साफ चिराग पासवान की तरफ था, और वो ये चाहते थे कि इस बार चिराग पासवान से कम नहीं रहेंगे वो, और मंत्री पद की वो लगातार डिमांड की जा रही थी कि उन्हें बिहार विधानसभा में बिहार में एक मंत्री पद भी मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने अपने सहयोगियों की सारी जो मांगे थी उनको दरकिनार कर दिया और ये बता दिया कि बिहार में चलेगी तो बीजेपी की ही। तो ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसके पीछे की क्या रणनीति है अविनाश जी, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है और क्या लगता है आपको? हाँ, जो सबसे पहली बात तो यही है कि बीजेपी सबसे पहले तो एनडीए के अंदर अपना दबदबा दिखाना चाहती थी कि अभी जो मंत्री थे वो जेडीयू के और बीजेपी के लगभग बराबर थे। जेडीयू के 13 मंत्री थे तो बीजेपी के 15 थे, और जब जाहिर सी बात है जब बीजेपी के पास जेडीयू से डबल सीटें हैं
तो सीएम पद भी जेडीयू के पास और मंत्रालय भी लगभग बराबर। तो इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मैसेज यही जा रहा था कि भाई जिस तरीके बीजेपी बिहार में जेडीयू के दबाव में काम कर रही है, तो इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं को ये बताने के लिए कि नहीं भाई, जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र में गेम किया है उस तरीके का गेम बिहार में भी हो सकता है। और इसीलिए बीजेपी ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर अपने 7 मंत्री और बनवाए। अब स्थिति ये हो गई है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं वो जेडीयू के से 1.5 गुने से ज़्यादा हो गए हैं। जेडीयू के पास 13 मंत्री हैं तो बीजेपी के पास ये संख्या 21 हो गई है। लेकिन इसको लेकर भी बीजेपी के अंदर जो टकराव है वो और अलग तरह से खुल के सामने आ गया है, क्योंकि जो 7 मंत्री बनाए गए हैं उनमें से 4 तो ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि बीजेपी की नहीं है, वो दूसरी पार्टियों से आए हैं। जैसे राजू सिंह है, वो 4 पार्टियां बदल चुके हैं, चौथी पार्टी उनकी बीजेपी है। विजय मंडल है, वो 5 पार्टियां बदल चुके हैं। उसके बाद 2 और हैं मंत्री बनाए गए हैं जो जेडीयू से ही आए हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के जो पुराने नेता हैं, जो 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं, उनको ये लग रहा है कि भाई हम शुरुआत से बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं, पार्टी से हमने कभी बगावत नहीं की, पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। लेकिन जब मौका आया इनाम देने का, तो जो दूसरे दल से बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको आप मंत्री बना रहे हैं। इवन आप ये देख लीजिएगा, जो डिप्टी सीएम है जिनके पास में बीजेपी की तरफ से एक तरीके से सबसे ज़्यादा पावर है, सम्राट चौधरी, वो भी बीजेपी के नहीं है, वो भी लालू यादव की आरजेडी से बीजेपी में आए हैं। और पहले तो उनको सीधा जाके अध्यक्ष बना दिया था बीजेपी ने, बिहार बीजेपी का, और उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। काफ़ी समय तक वो अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दोनों पद संभाले रहे। बाद में उनसे इस्तीफा लिया गया एक पद से। तो शुरुआत में उनकी तो इच्छा यही थी सम्राट चौधरी की कि उनसे मंत्री पद ले लिया जाए और उनको अध्यक्ष बना दिया जाए। वो चाहते थे कि जो विधानसभा चुनाव हो तो उस समय वो बीजेपी के अध्यक्ष बने, ताकि वो अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकट दिलवा सकें। लेकिन बीजेपी ने उनकी डिमांड नहीं मानी थी और उनसे कहा था कि आपको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा। तो मजबूरी में उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। लेकिन जब दिलीप जायसवाल का मामला आया तो दिलीप जायसवाल ने बोला कि भाई हमको तो डिप्टी सीएम पद भी नहीं मिला, हम तो मंत्री हैं खाली। तो उन्होंने मंत्री पद को से रिजाइन दिया और अपना अध्यक्ष पद सेव कर लिया। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से दूसरे दलों के लोगों को एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है बीजेपी के अंदर, उससे बीजेपी के अंदर खलबली सी मची हुई है। पार्टी के अधिकतर नेता भी इसी चीज़ को लेकर बोल रहे हैं कि भाई पार्टी के लिए काम करने का हम लोगों को क्या इनाम मिलेगा, कि भाई आपने टिकट भी उनका तय नहीं है, कि पता चलता है कि भाई आपकी 70 साल या 72 साल या 75 साल उम्र हो गई तो उनके टिकट काट दिए जाते हैं। लेकिन दूसरे दलों से जो लोग आते हैं उनको आप इनाम दे देते हैं, उनके लिए उम्र की सीमा भी नहीं होती, तय होती है। तो इसको लेकर बीजेपी के अंदर जो खलबली मची हुई है उसका नुकसान बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। लेकिन पार्टी ने जो 7 मंत्री बनाए हैं वो पूरा का पूरा फोकस उनका जातिगत समीकरण पर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार जो मंत्री बनाए हैं उनमें और बीजेपी की तरफ से जो सेंधमारी की कोशिश की गई है वो नीतीश कुमार के वोट बैंक में ही सेंधमारी की कोशिश की गई है। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का जो मुख्य वोट बैंक है वो कोयरी और कुर्मी समाज से है। और अब तक बीजेपी जब नीतीश कुमार के साथ में होती थी तो इन 2 समुदाय से किसी को मंत्री नहीं बनाती थी। कभी कभी कुशवाहा समाज से तो किसी को मंत्री बना लिया, लेकिन कुर्मी समाज से बीजेपी ने आज तक कभी भी कोई भी विधायक अपना मंत्री नहीं बनाया। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी ने कुशवाहा समाज से भी मंत्री दिया है, कुर्मी समाज से भी मंत्री दिया है। और मतलब एक तरीके से जो बीजेपी के लिए कहा जाता था कि अपर कास्ट के लोगों को ज़्यादा वो देती है, जगह देती है, उसकी तुलना में बीजेपी ने इस बार ओबीसी और अति पिछड़ा कार्ड खेला है सीधा, ताकि क्योंकि बिहार की में अभी जो जातिगत सर्वे हुआ था उसमें भी यही बताया गया था कि 36% आबादी वहाँ अति पिछड़ा वर्ग की है और जो बाकी का पिछड़ा वर्ग की आबादी वो करीब 27% है। तो बीजेपी ने एक तरीके से, क्योंकि उसमें से भी सबसे बड़ी आबादी यादव समाज की है, करीब 14% है, तो यादवों को तो बीजेपी ने किनारे कर दिया है। क्योंकि उनको पता है कि भाई विधानसभा चुनाव होना है और यादव समाज विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नाम पर वोट करने वाला है। तो किसी यादव को मंत्री बनाने से तो कोई फायदा उन्हें होने वाला नहीं है। तो इसीलिए बीजेपी ने सीधा यादव समाज की जगह बाकी समाजों को साधने की कोशिश की है। और पूरी की पूरी जो फोकस है वो नीतीश कुमार के वोट बैंक पर भी बीजेपी ने फोकस किया है। और ये चीज़ जेडीयू के अंदर भी जो खलबली इसी चक्कर में मची हुई है कि आखिर बीजेपी करना क्या चाहती है। अब पिछले चुनाव में तो आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। चिराग पासवान के जरिए चिराग पासवान के जो उम्मीदवार थे वो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार चिराग पासवान को दिए कि भाई जिस सीट पर चिराग पासवान का पास अच्छा उम्मीदवार था तो वहाँ तो चिराग पासवान ने एलजेपी के उम्मीदवार को टिकट दे दिया। लेकिन जहाँ उम्मीदवार नहीं था एलजेपी के पास में तो वहाँ बीजेपी ने अपना एक बड़ा दिग्गज नेता चिराग पासवान के पास भेज दिया और वो एलजेपी की टिकट पर नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में आ गया। उससे सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को ही हुआ था, क्योंकि जो बीजेपी का कार्यकर्ता था उसके पास पूरा मैसेज पहुंच गया था कि भाई चुनाव में करना क्या है,
कि नीतीश कुमार को कमजोर करना है। एनडीए के अंदर रहते हुए भी बीजेपी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को कमजोर 2020 में किया था, वही रणनीति बीजेपी इस समय अपना रही है। नीति आप खुलकर तो नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के वोट बैंक पर इस समय बीजेपी निगाह बनाए हुए है, उससे जेडीयू को भी ये लग रहा है कि भाई बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहे। तो जो चीजें आरजेडी के नेता लगातार बोल रहे हैं कि बीजेपी की पहली कोशिश यही चल रही है किसी तरीके से नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए, और उसी पर बीजेपी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ मंत्रिमंडल विस्तार में भी दिखाई दी है, और पिछले लंबे समय से जो बीजेपी की जो नीति बिहार में दिखाई दे रही है, उससे साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी के टारगेट पर इस समय तेजस्वी यादव नहीं है, बीजेपी के टारगेट पर नीतीश कुमार है। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि भाई तेजस्वी यादव को टारगेट नहीं करना है। तो भाई आप तेजस्वी को टारगेट नहीं करेंगे, तेजस्वी सीएम पद के उम्मीदवार है महागठबंधन की तरफ से, तो फिर आप टारगेट किसको करना चाह रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ही आपके टारगेट पर हैं? और जिस तरीके से बिहार की सियासत में पिछले करीब 1-2-3 महीने से भी नजर दौड़ाएं तो नीतीश कुमार ही बीजेपी के टारगेट पर दिखाई दे रहे हैं। चाहे अमित शाह का बयान हो, चाहे विजय सिन्हा का बयान हो, चाहे दिलीप जायसवाल का बयान हो, सबके बयान यही बता रहे हैं कि बीजेपी की नज़र नीतीश कुमार की कुर्सी पर है, और वो कुर्सी तभी मिलेगी जब नीतीश कुमार को कमजोर किया जाएगा। और वही पूरी रणनीति इस समय बीजेपी अपना रही है, और उसका नुकसान संभवतः पूरे एनडीए को ही भुगतना पड़ सकता है जी। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैसे बीजेपी ने पूरी तरह से सहयोगियों को दरकिनार कर दिया। और जैसा कि आप बता रहे हैं अविनाश जी, हम लगातार जिस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को या फिर दूसरे सहयोगी दल हैं जो उनको ये मैसेज पहुंचा दिया है, या जो दूसरे जेडीयू के अगर कोई नेता है, विधायक हैं, या हम बात करें जीतन राम मांझी की, या हम बात करें चिराग पासवान की, या हम दूसरे सहयोगियों की अगर बात करें, तो यहाँ पर ये मैसेज पहुंचा दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि अगर आप बीजेपी के साथ आते हैं तो आपको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, आपको मंत्री पद दिया जाएगा। यानी साफ है कि जो बीजेपी की जो रणनीति है सहयोगियों को कमजोर करके खुद को मजबूत करने की, वो रणनीति यहां साफ साफ दिखाई दे रही है। और इसी बात का डर नीतीश कुमार को लगातार लग रहा था, इसी बात का डर जीतन राम मांझी को लग रहा था, और अब कहीं ना कहीं यही डर चिराग पासवान को भी लगेगा। और पिछले दिनों उनके बयानों से यह बात जाहिर भी हुई थी कि चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि बीजेपी उनको कमजोर कर सकती है, क्योंकि पिछले दिनों ये खबर भी चली थी कि चिराग पासवान के जो सांसद है वो बीजेपी के कहीं ना कहीं कनेक्शन में है, उनसे बातचीत चल रही है, और वो हो सकता है पाला बदल दें। इसी वजह से चिराग पासवान के जो तेवर थे वो तल्ख दिखाई दिए थे। कई मुद्दों पर चिराग पासवान ने, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, वक्फ बिल संशोधन बिल का मामला हो, या और दूसरे आरक्षण का मामला हो, जातिगत जनगणना का मामला हो, इन मुद्दों पर चिराग पासवान इंडिया गठबंधन से सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दिए थे। और इसका नतीजा क्या हुआ अविनाश जी, कि वहां पर ईडी एक्टिव कर दी गई, चिराग पासवान के करीबियों के ईडी एक्टिव कर दी गई, और इसके बाद चिराग पासवान के जो बयान थे वो फिर से बदले। कहीं ना कहीं उनको एक तरह से साधने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई कि अगर आप नहीं समझते हैं तो आपका अगला नंबर भी हो सकता है। ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी। और जब पीएम मोदी जब पहुंचे बिहार भागलपुर में, जब उनकी एक रैली थी, उस पर सभी की निगाहें थी कि जब पीएम पहुंचेंगे तो क्या होगा, क्या नीतीश कुमार की मांगे मान ली जाएंगी। जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के दिग्गजों से दूरी बना रहे हैं, यानी साफ है कि बीजेपी उनके दबाव में आ रही है। ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी दबाव में आएगी, और यही वजह रही है कि जेपी नड्डा भागे भागे आए हैं। और उसके बाद दूसरा एक्शन होता है दिलीप जायसवाल का इस्तीफा। उसने भी इसी तरफ इशारा किया कि बिहार में सब कुछ अब नीतीश कुमार के मन मुताबिक होगा। बीजेपी कहीं ना कहीं उनके दबाव में है, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने उप मुख्यमंत्री कह दिया था नीतीश कुमार को। इसके अलावा जिस तरह से एक खास समुदाय को लेकर बयानबाजी जो दिलीप जायसवाल की रहती थी, या गिरिराज सिंह की जो यात्रा थी उसका जिस तरह से समर्थन दिलीप जायसवाल ने खुले तौर पर किया था, उससे कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल से नीतीश कुमार नाराज थे। और यही वजह रही थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दबाव में आकर दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया, ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ रही थी। कहीं ना कहीं बीजेपी नीतीश कुमार के दबाव में थी, और उसका जो हर्जाना भुगतना पड़ा, वो सबसे पहले जो गाज गिरी वो दिलीप जायसवाल पे गिरी। लेकिन अचानक से मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है और उसकी जो लिस्ट निकल कर आती है कि उसमें तो किसी भी सहयोगी का कोई भी मंत्री नहीं बनाया गया है, ना जेडीयू को जगह मिली है, ना जीतन राम मांझी को मिली है। अब जीतन राम मांझी क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब जेडीयू क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। निशांत कुमार ने तो इशारा दे दिया अपने बयान से कि वो किस प्लान पर काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, ये उन्होंने निशांत कुमार के जरिए से बता दिया।
उन्होंने इशारा पहुंचा दिया। अब बारी है जीतन राम मांझी की, क्योंकि 28 तारीख को एक बड़ी रैली होने वाली है और उस रैली में दलित समागम करने जा रहे हैं जीतन राम मांझी। तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ अपडेट है और जीतन राम मांझी का क्या रणनीति है इस रैली के जरिए से, बताएं अविनाश। हाँ बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। जेडीयू के अंदर एक परंपरा सी चली आ रही है कि नीतीश कुमार को जब भी पलटी मारनी होती है तो जेडीयू की तरफ से एक नेता बयान देना शुरू करता है, उसी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि वही पूरा एक तरीके से मैसेज देगा सहयोगी पार्टी को कि भाई नीतीश के मन में क्या चल रहा है। या जब हमने देखा था कि 2022 में जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तो उस समय ललन सिंह डेली मीडिया के सामने आते थे और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते थे, जबकि जेडीयू केंद्र के सपोर्ट में ही थी, सरकार में, केंद्र में भी और बिहार में भी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब नीतीश कुमार पलटे तो जो चीज़ें ललन सिंह बोल रहे थे वही बयान नीतीश कुमार ने देना शुरू कर दिए थे। और अब आप देखिएगा कि जेडीयू के अंदर से बोल कौन रहा है, निशांत कुमार। निशांत कुमार अभी देखा जाए तो जेडीयू के सक्रिय सदस्य भी नहीं है। उन्होंने ये अपनी पार्टी जरूर वो बोल रहे हैं, लेकिन वो जेडीयू के पदाधिकारी नहीं है। कार्यकर्ता हो सकते हैं कि भाई कार्यकर्ता तो कोई भी बन जाता है, और लेकिन वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, और निशांत कुमार के बयान का जेडीयू के अंदर कोई भी शख्स खंडन नहीं कर रहा है। जो निशांत कुमार ने बोला उसी का समर्थन सब पूरी पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। तो उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि निशांत कुमार जो भी बोल रहे हैं वो नीतीश कुमार के इशारे पर ही बोल रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने जीतन राम मांझी को लेकर बोली है, जीतन राम मांझी को तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर उन्होंने अपना हक नहीं मांगा तो बीजेपी हक देगी भी नहीं। बीजेपी की शुरुआत से ही रणनीति रही है कि अपने सहयोगियों को वो लगातार कमजोर करती है। सहयोगी दल का जो वोट बैंक है उसके ऊपर बीजेपी की निगाह रहती है। जिस तरीके से अभी मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी ने नीतीश कुमार को टारगेट किया है, उसी तरीके से बीजेपी के टारगेट पर चिराग पासवान भी हैं और जीतन राम मांझी भी हैं। अब चिराग पासवान का ही आप ले लीजिएगा, जिस तरीके से चिराग पासवान के करीबियों पर छापेमारी होती है, हुलास पांडे के ठिकाने पर छापे डाले गए। हुलास पांडे चिराग पासवान के बेहद करीबी माने जाते हैं और यह कहा जाता है कि पार्टी के लिए जो फंड मैनेजमेंट है वो पूरा काम हुलास पांडे ही देखते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से हुलास पांडे के ठिकाने पर छापेमारी होती है, उसके बाद चिराग पासवान बिल्कुल खामोश हो गए हैं। उससे पहले वो बीजेपी के हर बिल, ये बीजेपी के जो जितने भी के अल्पसंख्यक विरोधी जो भी फैसले होते थे उनके खिलाफ खुलकर सामने आते थे। लेकिन आज जब वक्फ बिल को जिस तरीके से मंजूरी दी गई है और उसके बाद चिराग पासवान का कोई बयान नहीं आ रहा है, जबकि इससे पहले इसी बिल को लेकर वो लगातार बयान दे रहे थे और ये कहा गया था कि चिराग पासवान के जो बागी सुर हैं उनको देखते हुए ही इस बिल को जेपीसी के हवाले किया गया था। लेकिन अब चिराग पासवान बिल्कुल खामोश हो गए हैं, क्योंकि उनको एक तरीके से ईडी के जरिए डराया या कुछ भी कह सकते हैं, डराया धमकाया गया है। जिस जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं कि बीजेपी की जो ईडी है वो सिर्फ विरोधियों को परेशान नहीं करती है, वो सहयोगियों को भी परेशान करती है। जैसे ही कोई सहयोगी कोई डिमांड करता है, या तो बीजेपी की तरफ से लगता है कि इसको पूरा कर देना चाहिए, और अगर पूरा नहीं करने की स्थिति में नहीं होती है तो फिर ईडी की तरफ से कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो उसी तरीके से जब चिराग पासवान के लगातार बयान आए तो फिर ईडी सक्रिय हुई, और जैसे ही ईडी की छापेमारी शुरू हुई वैसे ही चिराग पासवान का जो बयान थे वो एकदम से बंद हो गए हैं। और अब लेकिन जीतन राम मांझी के जो बयान है, वो जीतन राम मांझी तो सीधा सीधा अब एक तरीके से देखा जाए वो एनडीए के अंदर अपना हक मांग रहे हैं। उन्होंने जो शुरुआत 40 सीटों से की है, वो ये भी बीच में तो ये बोले थे कि 20 से कम हमको मंजूर नहीं है, लेकिन बाद में वो फिर 40 सीटों पर फिर दोबारा से आगे अड़ गए हैं। उनका कहना है कि जो कार्यकर्ता चाहता है, जो कार्यकर्ता की डिमांड होगी वही हमारी डिमांड होगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने उनके साथ पिछले 1 साल से लोकसभा चुनाव से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जीतन राम मांझी से बीजेपी ने शुरुआत में 3 सीटों का वादा किया था। ये हम के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने शुरुआत में बोला कि आप लोकसभा चुनाव में साथ में रहेंगे तो 3 सीटें आपको लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए दी जाएंगी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं, वैसे ही हमका जो कोटा होता है वो 3 सीटों से घटकर 1 सीट का रह जाता है, और वो भी खाली जीतन राम मांझी के लिए। अगर जीतन राम मांझी चुनाव नहीं लड़ते तो संभवतः हमको कोई सीट भी नहीं मिलती, और ये कह दिया जाता है कि आपको हम राज्यसभा में भेज देंगे। और दूसरी बात यह कि 1 सीट पर उस समय तो क्योंकि हमके पास विकल्प बचा ही नहीं था, क्योंकि चुनाव बिल्कुल एकदम करीब आ गया था, तो उस समय मांझी के पास विकल्प कुछ बचा नहीं था, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ते तो जाहिर सी बात है कि वो नुकसान उनका ही होता, और आरजेडी की तरफ से सीट बंटवारा हो चुका था, तो जाहिर सी बात है कि अब यदि वो पलटी भी मारते उस समय तो उनको कोई सीट मिलनी नहीं थी। और ये क्योंकि उस समय आपने देखा होगा कि पशुपति पारस भी सोच रहे थे कि पलटी मार लें, उधर से कुछ मिल जाए, लेकिन बात वही थी कि इतना लेट हो चुके थे, क्योंकि सीट बंटवारा इतना लेट किया था बीजेपी ने
ने कि ना तो पशुपति पारस कुछ कर पाए थे उस समय और ना ही जीतन राम मांझी कर पाए थे। लेकिन मांझी को यह पता है कि अगर बीजेपी उसी तरीके का खेल इस बार भी खेलती है तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए जो मांझी हैं उन्होंने 8 महीना पहले ही मोर्चा खोल दिया है। अब 28 तारीख को उनकी पटना में गांधी मैदान में मीटिंग है और ये कहा जा रहा है कि मांझी की कोशिश है कि कम से कम 3 लाख लोगों की भीड़ वहाँ जुटा ली जाए और उसके बाद बीजेपी को वो भीड़ दिखाकर उनके सामने दावेदारी की जाए कि भाई ये जो भीड़ आई है ये हमने अपने दम पर जुटाई है और हमारे अंदर इतनी ताकत भी है कि ये लोग यदि हम चाहेंगे वहाँ वोट भी दे देंगे। चिराग पासवान में यदि इतनी ताकत हो तो चिराग पासवान भी अपनी ताकत दिखाएं और अगर उनके अंदर ताकत नहीं है तो कम से कम जो सीट बंटवारा है उसमें हमको कम से कम जो जितनी सीट चिराग पासवान को दी जा रही हैं उतनी सीटें कम से कम हमको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को कम से कम 25 सीटों का ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया है। दिलीप जायसवाल का ही पहले बयान था जब जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर बोला था तो दिलीप जायसवाल बोले सीट बंटवारा तो हो गया, अब इसमें और चर्चा क्या करनी है। तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान की तुलना में जीतन राम मांझी को सीटें कम ऑफर हुई हैं और इससे मांझी खुश नहीं है और वो उनके क्योंकि जब जिस तरीके से पीएम की रैली हुई भागलपुर में मांझी पहुंचे तो लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखाई दे रही थी जो आमतौर पर इससे पहले पीएम की रैली में होती थी। और मांझी तो ये बोलते थे कि प्रधानमंत्री हमको पहचानते हैं, हमको नाम से बुलाते हैं, लेकिन भागलपुर की रैली में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पीएम ने वहाँ नीतीश कुमार की तो तारीफ की लेकिन मांझी के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मांझी को भी ये पता चल गया है कि यदि अपनी ताकत दिखाई जाएगी तभी बीजेपी उनकी डिमांड मानेगी, नहीं तो बीजेपी की तरफ से जो उनके साथ लोकसभा में हुआ है वही विधानसभा में होगा। तो अब पूरी की पूरी ताकत यही मांझी ने पहला तो 28 तारीख को अपनी जो पॉपुलरिटी दिखानी है कि कितने लोग उनके नाम पर आ सकते हैं और उसके बाद मांझी का बयान पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी कि वो गांधी मैदान में क्या बोलते हैं। अगर मांझी 40 सीटों पर फिर से अड़ जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान भी अपने आप को मांझी से बड़ा नेता मानते हैं और बीजेपी के अंदर इस समय दलित राजनीति को लेकर जो टकराव चल रहा है उसका नुकसान भी बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी मांझी और चिराग को ही नहीं बल्कि पशुपति पारस को भी साधने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 3 नेताओं को साधने के चक्कर में ये तीनों ही नेता एनडीए का साथ छोड़ जाएं। क्योंकि बड़ी बात ये है कि तीनों ही जो नेता हैं वो दलितों की ही राजनीति करते हैं और तीनों को साधना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अगर तीनों एक साथ कहीं और चले गए, क्योंकि तीनों ही नेताओं के आप देखिए पशुपति पारस के जो संबंध है वो भी लालू यादव के साथ अच्छे हैं। पिछले दिनों लगातार ये चर्चाएं जोर पकड़ रही थी कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और लालू यादव ने उनके लिए दरवाजे भी खोल दिए थे। जिस तरह से जो भोज जो हुआ था अभी उसका जो उसके बाद जब नीतीश कुमार उनके घर पहुंचे थे उसके बाद जिस तरह से नीतीश कुमार का जो लालू यादव का जो बयान आया था कि ठीक है वो देखा जाएगा, आएंगे तो देखा जाएगा, इस तरह की चीजें जो बोली गई थी, तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस के लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोले रखे हैं। दूसरी तरफ इधर राहुल गांधी पटना दौरे पर आते हैं 18 तारीख को और के बाद वो लालू यादव से मुलाकात करते हैं और अगले दिन ही खबर आती है कि पशुपति पारस लालू यादव से मिलने पहुंच जाते हैं उनके आवास पर और अपने दूसरे भतीजे के साथ मिलने पहुंचते हैं। तो इस सब जो खबरें थी ने ये चर्चाओं को जोर दे दिया था कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस महागठबंधन में जा रहे हैं। अब बात करी जाए जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी के जो संबंध है वो भी इनके लालू यादव के साथ अच्छे हैं और आरजेडी के साथ अच्छे हैं। चिराग पासवान के तेजस्वी यादव के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। लगातार तस्वीरें आती रही हैं दोनों की मुलाकातों की। पिछले दिनों नजदीकियों की खबरें आ रही थी, उसी दौरान ईडी को सक्रिय किया गया था। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि अगर ये पूरे तीनों के तीनों दल अगर महागठबंधन के साथ चले गए तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी और ये बात बीजेपी भी समझ रही है। लेकिन यहाँ पेच फंस रहा है कि बीजेपी एक को मनाए तो दूसरा रूठ जाने वाली स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अब अगर हम बात करें बिहार में, तो ये उफाल आया ही हुआ है, अभी उबाल आया हुआ है राजनीति में और एक तरह से सियासी तूफान आया हुआ है। चीजें नहीं समझ में आ रही है, तस्वीर साफ नहीं हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। वो शांत हैं लेकिन उनके बेटे के जरिए से लगातार बयान आ रहे हैं। लेकिन इसके उलट हम बात करें, अब इसी तरह की जो हालात हैं वो दिल्ली में भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर केंद्र की तरफ से 14 बदलाव करने की मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी खबर आ रही है अविनाश जी इस वक्त की, जिसको लेकर लगातार विपक्ष विरोध जता रहा था। विपक्ष की तरफ से ये तक आरोप लगाए गए कि जेपीसी का जो गठन हुआ था सिर्फ नाम का एक गठन था
उनकी तरफ से जो आपत्तियां दर्ज की गई, उन आपत्तियों को हटा दिया गया है। जो रिपोर्ट सौंपी गई उनमें वो आपत्तियां थी नहीं जो विपक्ष ने जाहिर की थी। लेकिन इन सब के बाद अब ये खबर आती है कि 14 बदलावों को मंजूरी दे दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि अभी भी वही चल रहा है जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते थे कि बीजेपी मनमानी करती है, और इस मुद्दे पर भी ये मनमानी करती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास इसको लेकर? हाँ, जो 14 बदलाव की जो बात चल रही है कि जो 14 बदलाव किए गए हैं, ये किसकी तरफ से सुझाए गए हैं? ये सारे के सारे बदलाव वही हैं जो बीजेपी और उनके सहयोगियों की तरफ से सुझाए गए थे। उन सभी बदलावों को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन जिन बदलावों को लेकर विपक्ष शुरुआत से विरोध कर रहा था कि भाई ये प्रावधान बदले जाने चाहिए, उनमें कोई प्रावधान नहीं बदला गया है। यानी जो जेपीसी में जाने से पहले वक्फ बिल विधेयक लेके आया गया था सदन में, लगभग उसी रूप में इस विधेयक को लेके आया गया है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि कैबिनेट से पास हो चुका है, तो अब बजट सत्र जैसे ही शुरू होगा उसके बाद किसी भी दिन इस बिल को पेश कर दिया जाएगा। और जो बीजेपी की ताकत इस समय लोकसभा और राज्यसभा में, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो लगातार इस बिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को तो ये पता है कि भाई 8 महीने बाद हमको चुनाव में भी जाना है। अगर इस बिल का समर्थन करते हैं तो जो अल्पसंख्यक मतदाता जो जेडीयू को वोट देता है, तो वो वोट बीजेपी जेडीयू को नहीं मिलेगा, क्योंकि जेडीयू के अंदर जितने भी अल्पसंख्यक जो नेता हैं उनके लगातार बयान आ रहे हैं कि जो वक्फ बिल जेपीसी से पास हुआ है वो बिल वही बिल है लगभग जो बीजेपी लेके आई थी। इसका हम शुरुआत से विरोध कर रहे थे, बोले इस बिल का बिल्कुल समर्थन नहीं करना चाहिए। अब नीतीश कुमार के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव तो पार्टी के अंदर से ही आ रहा है, और उनको ये भी दिखाई दे रहा है कि अब बीजेपी उनको लगातार कमज़ोर कर रही है। यदि अल्पसंख्यक वोट जो बीजेपी के साथ में वैसे भी नहीं जाता कभी भी, नीतीश कुमार के चलते ही वो कुछ हद तक एनडीए को मिल जाता था, लेकिन वही मिलता था जहाँ जेडीयू का उम्मीदवार होता था। जहाँ बीजेपी का उम्मीदवार होता था वहाँ अल्पसंख्यक वोट बीजेपी को नहीं मिलता था। लेकिन अब नीतीश कुमार के संग में सबसे बड़ी स्थिति यही फंस गई है कि वो अगर इस बिल का विरोध करते हैं, अब यदि लोकसभा में या राज्यसभा में जहाँ पर भी बिल पहले पेश किया जाए, उम्मीद तो यही है कि लोकसभा में ही पेश होगा, तो नीतीश कुमार के लिए दिक्कत ये है कि अगर वो बिल का विरोध करेंगे तो फिर उन्हें एनडीए छोड़ना पड़ेगा। और बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की इस समय स्थिति में जेडीयू नहीं है, और ये बात बीजेपी को भी पता चल गई है। और इसीलिए जिस तरीके से बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़ा, जिस विस्तार को वो 1 साल से टाल रहे थे, जब वो महागठबंधन में थे तब भी हमने देखा था कि जब महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाया था कि भाई मंत्री कब बना रहे हैं, तब भी नीतीश कुमार बस ये कह के टाल देते थे कि जब आप लोग एकजुट होकर बैठ जाइए सब लोग मिलकर और तय कर लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर रहे थे। लेकिन जब नड्डा पहुंचते हैं तो नड्डा के एक बार कहने पर ही उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार दबाव में हैं। अब जिस तरीके से वक्फ बिल लेके आया गया है उससे दबाव और ज़्यादा बढ़ गया है कि अब नीतीश कुमार की सियासत ही खतरे में पड़ गई है। यदि वो वक्फ बिल का समर्थन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो वोट अब तक उन्हें मिलता रहा है वो उनके हाथ से फिसल जाएगा। यही हालत आंध्र प्रदेश में भी होने वाली है। चंद्रबाबू नायडू के पास में तो कम से कम विकल्प भी है, नीतीश के पास तो ऐसा विकल्प भी नहीं है कि वो अलग हो जाएं। चंद्रबाबू नायडू के पास इसका विकल्प है, वो चाहें तो इस बिल का विरोध भी कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि अभी उन्होंने रमजान में एक घंटे की जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उनसे कहा है कि आप 1 घंटे कम वर्क कीजिएगा, 1 घंटे पहले आप ऑफिस छोड़ सकते हैं ताकि आप रोज़ा इफ्तार कर सकें। और उससे पहले हमने देखा था कि बीजेपी लगातार विरोध कर रही थी कि अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण मिल रहा है उसको खत्म किया जाए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने साफ कह दिया कि आंध्र प्रदेश में ये आरक्षण जारी रहेगा। और बड़ी बात ये थी कि पीएम मोदी से मिलकर आने के अगले ही दिन उन्होंने ये ऐलान किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबसे बीजेपी के नेता लगातार आंध्र प्रदेश को छोड़कर, क्योंकि आंध्र प्रदेश में उनको ही पता है कि भाई जो उनको सीट मिली है, चाहे लोकसभा में मिल गई हो या विधानसभा में जो सीटें मिली हैं बीजेपी को, वो बीजेपी के आधार पर नहीं मिली हैं, वो चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन हुआ है उसके लिए उनको सीटें मिल गई हैं। नहीं तो इससे पहले जब भी बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी है उसको 1% वोट मिला है, 2% वोट तक भी नहीं पहुंच पाए हैं वो। तो जाहिर सी बात है 1-1.5% वोट से आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते। तो बीजेपी, आंध्र प्रदेश की जो बीजेपी है वो जाहिर सी बात है जब तक केंद्र से सहारा नहीं होगा तब तक आंध्र प्रदेश का कोई भी लीडर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एक बयान नहीं देगा। और नायडू के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है कि अगर वो वक्फ बिल का समर्थन करते हैं तो जो अल्पसंख्यक वोट है वो जो उनको भी मिलता रहा है लगातार, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी सेकुलर नेता कहे जाते हैं, तो वो भी हिंदूवादी राजनीति नहीं करते हैं। तो और अगर अब वो वक्फ बिल के साथ सरकार के साथ जाते हैं तो उनके सामने भी ये दिक्कत शुरू आ जाएगी। अब बस नायडू के लिए एक राहत की बात ये है कि आंध्र प्रदेश में अब लोकसभा या विधानसभा ऐसा कोई चुनाव नहीं बचा है।
तो जो नीतीश कुमार के सामने परेशानी है कि 8 महीने बाद ही उनको विधानसभा चुनाव फेस करना है, और बीजेपी की जो पूरा सियासत होती है वो लोकसभा चुनाव पर केंद्र में रख के चलती है। विधानसभा में जहाँ उनका सहयोगी है तो वहाँ एक तरीके से या तो सहयोगी को कमज़ोर करने की कोशिश चलती है, या फिर यदि उन्हें लगता है कि भाई सहयोगी ज़्यादा पावरफुल है तो सहयोगी के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। वो खाली बीजेपी अपने आप को वहाँ मजबूत करने की लगातार कोशिश करती है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी कमज़ोर है, चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी की ज़रूरत नहीं है, केंद्र में जरूर चंद्रबाबू नायडू की मोदी को ज़रूरत है। ऐसे में नायडू के सामने जरूर विकल्प है, वो चाहें तो वक्फ बिल का सदन में विरोध कर सकते हैं, और नायडू का विरोध करने का मतलब ये है कि ये बिल पास होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नायडू यदि पीछे हटते हैं तो नीतीश पर भी दबाव आएगा, और वो दबाव फिर उसके बाद चिराग पासवान पर भी आएगा। तो इसीलिए अभी वक्फ बिल कैबिनेट से तो जरूर पास हो गया है, लेकिन क्या ये जो पार्टियां जो सरकार में भी शामिल हैं कि क्या ये सदन में इस बिल का समर्थन कर पाएंगे? अगर समर्थन नहीं किया, जब तक ये समर्थन के लिए तैयार नहीं होंगी तब तक ये बिल पेश नहीं होगा, और यदि बिल पेश होता है और ये समर्थन करते हैं तो ये बीजेपी को तो इसका फायदा हो जाएगा, लेकिन बाकी के एनडीए के जो सहयोगी हैं उन सबको इसका नुकसान ही उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि वक्फ बिल में जो संशोधन करने की बात आ रही है, जो 14 बदलावों की बात आई है, उसका बिहार से भी कनेक्शन है, आंध्र प्रदेश से भी कनेक्शन है। कहीं ना कहीं खासकर अभी इस पर बिहार से इसका कनेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है। पहले ये माना जा रहा था कि बीच में ही चुनाव हो सकते हैं, समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वहां मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसने ये बात तो साफ कर दी कि वहां पर अभी चुनाव नहीं होने वाले हैं, तय समय से ही चुनाव होंगे। इसके अलावा दिल्ली में सिर्फ इस वक्फ बिल में संशोधन को लेकर ही बवाल नहीं मचा हुआ है, दिल्ली विधानसभा में भी इस वक्त बवाल मचा हुआ है। खासकर अंबेडकर की जो वो तस्वीर हटाई गई उसको लेकर आतिशी ने जो ऐलान किया था कि वो सड़क पर आंदोलन करेंगी, और तब तक करेंगी जब तक कि ये जो तस्वीर है वो वापस अपने स्थान पर नहीं लग जाती है। इससे बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, और जिस तरह से अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में अमित शाह ने बयान दिया था, उससे कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन चला रही है, अमित शाह के खिलाफ माफी मांगो आंदोलन चल रहा है। अंबेडकर का अपमान जो किया गया उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट होकर इस अपमान के खिलाफ आवाज उठाएगी। लेकिन इन सबके बीच में आतिशी ने एक बार फिर निशाना साधा है। पहले हम आतिशी को सुन लेते हैं जो विपक्ष की नेता हैं, फिर उसके बाद हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। ये तानाशाही चल रही है क्या? आप कैसे हमें यहाँ पे रोक सकते हैं? ऑर्डर तो दिखाइए कहाँ पे रुका है, ऑर्डर दिखाइए कहाँ है। ये बिल्कुल लिखा है असेंबली हॉल गैलरी, कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मैं अपने ऑफिस क्यों नहीं जा सकती हूँ? कैसे रोका हुआ है आपने? तो बुलाइए ना, ऑर्डर दिखाइए। आप बिना ऑर्डर के कैसे रोक सकते हैं हमें अंदर जाने से? हमारा चल रहा है, बताइए, बुलाइए अपने, कौन है आपके सीनियर ऑफिसर? जी सर, कहाँ पर है? आप ऑर्डर दिखाइए। नेता तो अभी हम आतिशी को देख रहे थे, बेहद गुस्से में दिखाई दे रही थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि कैसे आप मुझे विधानसभा के अंदर जाने से रोक सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज, इस पर हम चर्चा करेंगे अविनाश जी, लेकिन ये देखने वाली बात है, राजस्थान में भी यही हालात बने हुए हैं। वहां भी हमने अभी पिछले दिनों चर्चा की, सचिन पायलट का भी हमने बयान सुनाया था। उन्होंने भी यही आरोप लगाया था कि धरना प्रदर्शन बाहर करना पड़ रहा है, विधानसभा का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है, जो विधायक हैं विपक्षी दल के उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और वही हालात यहाँ दिल्ली विधानसभा से भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आतिशी का जो अभी हमने बयान सुना, जिस तरह से वो नाराज नजर आ रही हैं, उनकी तेवर जो बहुत ज्यादा तल्ख हैं, वो गुस्से में, वो साफ साफ ये बात दोहरा रही है कि मुझे ऑर्डर दिखाइए, मुझे अंदर जाने क्यों नहीं दिया जाएगा, कहां से ये ऑर्डर आया हुआ है। तो क्या कुछ मतलब क्या चल रहा है? जहां पे भी बीजेपी शासित जो राज्य है वहां विपक्ष की आवाज, पहले ही आरोप लगते थे कि माइक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, उनको उनकी बात नहीं रखने दी जाती, विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है, तुरंत सदन को स्थगित कर दिया जाता है अगर विपक्ष अपनी बात उठाता है। लेकिन अब तो ये हर राज्य से खबर आ रही है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उन हर राज्य से ये खबर आ रही है कि विधानसभा में विधायकों को एंट्री ही नहीं मिल रही है, विपक्ष के विधायकों को। राजस्थान के बाद अब दिल्ली से भी उसी तरह का मामला। और गौर करने वाली बात यह कि वहां पर भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अंबेडकर के अपमान को लेकर ही विरोध प्रदर्शन चल रहा था, और यहां पर भी कहीं ना कहीं अंबेडकर के अपमान को लेकर ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये दोनों में एक कॉमन बात है, और इस तरह से विधानसभा के अंदर ना जाने देना
कई बड़े सवाल, कई गंभीर सवाल खड़े करता है। तो और क्या कुछ आपके पास इसको लेकर अपडेट है और क्या लगता है आपको कि बीजेपी किस रणनीति के तहत ये काम कर रही है? तो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर तो विरोध प्रदर्शन जो विपक्ष का है वो पिछले 3-4 महीने से चल रहा है। जब से राज्यसभा में जो गृह मंत्री अमित शाह उनका बयान आया था 17 दिसंबर को, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष उनसे माफ़ी मांगने की मांग कर रहा था और ये कहा गया था कि भाई यदि माफ़ी नहीं मांगते हैं तो नरेंद्र मोदी को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि ना तो माफ़ी मांगी गई, ना बर्खास्तगी की ऐसी कोई बात हुई, उल्टा प्रधानमंत्री ने अमित शाह का समर्थन ही कर दिया। उसके बाद से लगातार विपक्ष की तरफ से इस मामले को लेकर पूरे देश में फैलाया जा रहा है। और अब जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के अंदर हुआ है कि बाबा साहब की और भगत सिंह की मूर्ति में जो तस्वीर लगी हुई थी सीएम की चेयर के जस्ट पीछे, उसको वहाँ से हटा दिया गया है। और उसके बाद से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है, लगातार वो इसको उठा रहे हैं। और अब तो ये हो गया कि उनको विधानसभा में ही नहीं एंट्री करने दी जा रही है, विधानसभा परिसर के बाहर ही उनको रोक दिया गया है, जहां आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो विपक्ष की नेता आतिशी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे दूसरी बात, सदन के विधानसभा के अंदर का आप नज़ारा देखेंगे तो बीजेपी के सभी विधायकों को एंट्री दी जा रही है, लेकिन विपक्ष के किसी विधायक को एंट्री नहीं दी जा रही है। और विधानसभा में चर्चा किस चीज़ पर हो रही है? सीएजी रिपोर्ट पर। जो आतिशी और अरविंद केजरीवाल की सरकार जिस समय थी, उस समय उनके कामकाज को लेकर जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसको लेकर कार्रवाई चल रही है। और बिना विपक्ष के, मतलब विपक्ष की पहले तो आप आवाज़ सुनते ही नहीं है, और उसके बाद जिस तरीके से पुरानी सरकार की जो कार्यकाल था उसमें जो सरकार के फैसले लिए गए, आर्थिक फैसले, उस पर जो राजस्व का कितना नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ, उसको लेकर जो सीएजी की रिपोर्ट है उस पर चर्चा तो आप करा रहे हैं। लेकिन ये चर्चा कैसी चर्चा हो रही है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक शामिल हैं, विपक्ष का कोई विधायक शामिल नहीं है। और चर्चा भी आप उन्हीं के ऊपर करा रहे हैं, उन्हीं की सरकार को लेकर करा रहे हैं, लेकिन बात आप अपनी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई यदि वो रिपोर्ट है, आपको लग रहा है कि उस रिपोर्ट में जो आम आदमी पार्टी की पुरानी सरकार थी उसकी गलतियां बताई गई हैं कि उन्होंने किस तरीके से इसमें कथित रूप से यह भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, तो भाई विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका तो दिया जाना चाहिए। और आतिशी ने तो सीएजी की रिपोर्ट को लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और उन्होंने ही सीएजी रिपोर्ट को लेकर कहा था कि इसी रिपोर्ट में ही कहा गया है कि ये पॉलिसी अच्छी थी। वो बात अलग है कि जो फ़ायदा सोचा गया था वो फ़ायदा नहीं मिल पाया, उसकी जगह नुकसान हो गया। बोले यही पॉलिसी हम लोग पंजाब में लेके आए, पंजाब में हमारा राजस्व डबल हो गया, लेकिन दिल्ली में भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए लेके आई गई थी, क्योंकि सीएजी ने भी माना है कि पॉलिसी में पारदर्शिता थी। तो इससे पहले जो पॉलिसी थी उसमें कुछ चंद लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन हमारी पॉलिसी पूरी तरीके से पारदर्शी थी। अब उस रिपोर्ट को आप विधानसभा में लेके आ रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट को, और उस पर विपक्ष को बोलने का ही मौका नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब सदन के अंदर ही, सदन तो दूर की बात है, आप विधानसभा परिसर में ही एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। और आतिशी ने यही बोला है कि भाई हम विधानसभा में नहीं जा सकते। ये ऑर्डर आपके पास किसने दिया है? एक तस्वीर इस वक्त आ रही है दिल्ली विधानसभा के अंदर की, और ये जो बात आप कर रहे हैं लगातार कि विपक्ष है ही नहीं, तो फिर चर्चा कैसे चल रही है? उसमें पूरा विपक्ष का जो एरिया है वो पूरा खाली है, सिर्फ एक वहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, अमानतुल्लाह खान सिर्फ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं चाहूंगी, हमारी टीम से कहूंगी कि इस तस्वीर को पूरी स्क्रीन पर लेकर आए। देखा जा सकता विपक्ष का जो एरिया है वो पूरी तरह खाली है। तो फिर चर्चा कैसी चल रही है? ये एक बड़ा सवाल है, और ये आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं और कि विपक्ष को आवाज को दबाया जाता है। लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है अविनाश जी कि विपक्ष को अब तो एंट्री भी बैन कर दी गई है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि एक विधायक विपक्ष की बेंच पर दिखाई दे रहा है और बाकी का पूरा आप देख रहे हैं कि सारी सीटें खाली हैं। नेता विपक्ष जो है वो भी उसको सदन में नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये तो संभवतः बाकी हम कहीं पर भी देख लें, इस तरीके की कार्रवाई नेता विपक्ष के खिलाफ नहीं होती। विपक्ष के नेता को हमेशा बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो आप सीएजी रिपोर्ट लेके आ रहे हैं वो उन्हीं की सरकार के खिलाफ लेके आ रहे हैं। क्योंकि पिछली सरकार में जो सीएजी की रिपोर्ट तैयार हुई थी, और जब तक जो सीएम थे आतिशी, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट दी टेबल करने के लिए, तब तक चुनाव का ऐलान हो गया, और उसकी चुनाव का ऐलान हो जाता है तो आप विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकते। तो इसलिए वो सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हो पाई। अब बीजेपी का कहना ये है कि हमने लेके आए और हमने इसको मुद्दा बनाया था। अरे भाई, वो रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को तो सौंपी जा चुकी थी, उस रिपोर्ट को सिर्फ टेबल करना था। बीजेपी ने खाली वो रिपोर्ट विधानसभा में पेश की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है।
अब उस पर यदि आपको चर्चा करानी है तो जाहिर सी बात है चर्चा तब होती है जब विपक्ष भी सामने होता है। लेकिन आप चर्चा तो करा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को आपने जिस तरीके से अब तस्वीर देख रहे हैं कि एक विधायक बैठा हुआ है और जाहिर सी बात है अमानतुल्लाह खान को यदि बोलने का मौका भी दिया जाएगा तो बाकी के जो 48 विधायक हैं वो इतना शोर शराबा करेंगे कि अमानतुल्लाह खान की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। तो हाँ, वो उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको चर्चा नहीं करानी है, आपको CAG रिपोर्ट के बहाने सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है। और उस काम के लिए आप सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? सदन का। सदन में भाई स्वस्थ चर्चा होती है, किसी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश नहीं होती है। लेकिन बीजेपी के लिए, क्योंकि अब नई 27 साल बाद सत्ता उनके हाथ में आई है और जाहिर सी बात है अब वो विपक्ष को हर जगह जो चल रहा है कि विपक्ष को कमज़ोर करना है। लगातार उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को फिर दोबारा से जेल भेजा जाएगा। अरे भाई, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल यदि भेजा जाएगा तो वो कानून के अनुसार भेजा जाएगा, उनको कोर्ट भेजेगा। बीजेपी कौन होती है ये कहने वाली कि भाई इनके नेताओं को हम जेल भेजेंगे? भाई क्या कानून आप बना रहे हैं क्या? भाई जो है जिसके पास में जो अधिकार है आप उनके पास वो अधिकार रहने दीजिएगा। आपको यदि CAG रिपोर्ट पर चर्चा ही करानी है तो भाई चर्चा बिल्कुल हर चीज़ पर चर्चा होनी चाहिए, खाली CAG रिपोर्ट पर नहीं, हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा के लिए यदि सदन में विपक्ष के विधायक हैं तो उनको भी आना, उनको मंजूरी देनी चाहिए। और चर्चा में यदि उनकी हिस्सेदारी नहीं है तो फिर ये चर्चा नहीं हो रही है। आप तो एक तरीके से सीधे सीधे अपने आरोप लगा रहे हैं और क्योंकि विपक्ष को जवाब देने का कोई मौका मिलना ही नहीं है। विधानसभा के बाहर यदि वो कुछ बोलते भी हैं तो जाहिर सी बात है वो एक दिन मीडिया में खबर छपती है, उसके बाद गायब हो जाती है। लेकिन विधानसभा में बोला गया आपका एक एक शब्द विधानसभा के रिकॉर्ड में रहता है। जाहिर सी बात है अब बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगेंगे वो तो विधानसभा के रिकॉर्ड में रखे जाएंगे, लेकिन विपक्ष बोलेगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है जब भी कभी आप बाद में जब विधानसभा के रिकॉर्ड को पलटेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि भाई विपक्ष के पास में, आपको लगेगा कि भाई विपक्ष के पास में जवाब देने का मौका ही मुद्दा ही नहीं था कि वो बोल क्या पाते कि भाई रिपोर्ट CAG की है और CAG ने बता दिया तो सच ही होगा। तो यही चीज़ दिल्ली विधानसभा के अंदर दिखाई दे रही है। और विपक्ष का तो जो सीधा सीधा कहना है कि भाई चर्चा भी करा लो, हम चर्चा में भी शामिल होने को तैयार हैं। और दूसरी बात यह है कि विधानसभा में घुसने नहीं देने का आदेश, जो आतिशी बोल नहीं, जो धरना चल रहा है उनका, बोले हमको वो आदेश ही दिखा दो, वो आदेश भी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र इस तरीके से नहीं चलता है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा अभी देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर अमानतुल्लाह खान कुछ बात कहेंगे तो जैसे कि आपने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, एक विधायक की आवाज को दबाने के लिए जो 48 दूसरे जो सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं वो हंगामा कर देंगे और उसके बाद उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा। बाकी के विधायक तो बाहर है। जिस तरह से हमने आतिशी के अभी बयान को सुना, आतिशी किस तरह से नाराज थी और वो लगातार ये बात दोहरा रही थी कि क्यों हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसी तरह अभी हम पिछले दिनों चर्चा जब कर रहे थे, बिल्कुल यही बात दोहराई थी सचिन पायलट ने कि आखिर किस आधार पर हमें बाहर रोका गया है, ये कैसे किया जा सकता है, ये गलत है, ये कानून ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें यहां दिखाई दे रही है कि आम आदमी पार्टी और राजस्थान में कांग्रेस दोनों ही बीजेपी की उसी रणनीति के तहत परेशान है। कहीं ना कहीं बीजेपी अपने जो विपक्ष की आवाज नहीं सुन रही है, परेशान करने की कोशिश कर रही है। विरोध प्रदर्शन चल रहा है, मुद्दा भी एक ही है, अंबेडकर का अपमान। हालांकि राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर जो बीजेपी के एक मंत्री ने टिप्पणी कर दी थी वो मुद्दा भी वहां पर है, लेकिन साथ के साथ अंबेडकर का जो अपमान किया गया, अमित शाह ने राज्यसभा में जिस तरह से बयान दिया, 16 तारीख का जो बयान था उनका, उसके बाद से बवाल मच गया है और वो बवाल अभी पूरे देश में उठा हुआ है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से चुनाव हुए और जिस तरह से चीजें देखने को मिली उसमें कहीं ना कहीं अब थोड़ा घटनाक्रम बदलता दिखाई दिया। जिस तरह से नीतीश कुमार की नाराजगी और इस सब में कहीं ना कहीं वो मुद्दा दब गया अभी कुछ दिन के लिए। लेकिन अब जिस तरह जब ये आई है बीजेपी, जब सत्ता में आई है 27 साल बाद, और आते ही जिस तरह अंबेडकर की तस्वीर हटा देना, उस मुद्दे ने, इस ताजा मामले ने उस पुराने मामले को एक बार फिर खड़ा कर दिया है सामने लाकर, और अब एक बार फिर से चर्चा होने लगी है। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते ही वो मुद्दा ठंडा पड़ गया था, सभी जो दल थे उनका ध्यान चुनावों पर चला गया था और इसीलिए कहीं ना कहीं वो बात नहीं हो रही थी उस पर। लेकिन अब एक बार फिर बात होगी और बड़ी बात ये है कि इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई देगा और पूरे देश में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। क्योंकि जो हाल दिल्ली में हो रहा है वही हाल राजस्थान में विपक्ष के साथ हो रहा है। इन सब के अलावा अमेरिका से जो एक बार फिर बड़ा झटका लगने की बात यहां पर दिखाई दे रही है, जिस तरह से ट्रंप एक के बाद एक सख्त रुख अपनाए हुए हैं और अब एक और मामला निकल कर आ रहा है कि कुछ
277 साल पुराना कोई कानून वो ला सकते हैं जिससे कि जो भारतीय जो वहां पर रह रहे हैं, जो या फिर दूसरे जो देश के जो लोग वहां रह रहे हैं जो अमेरिकी नहीं है, उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं? अविनाश जी, कुछ ऐसी जानकारी, मतलब एक और झटका लगने वाला है? हाँ, ये 1798 का कानून है, 227 साल पुराना कानून है, एलियन एनिमीज एक्ट। ये इसके थ्रू ट्रंप पूरी ताकत अपने हाथ में लेना चाहते हैं और राष्ट्रपति को ये इतनी ताकत मिल जाएगी कि जो नागरिक अमेरिकी नहीं है उसको वो अपने एक आदेश पर देश छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं, देश निकाला दे सकते हैं। उसके पास फिर ना तो कोई कानूनी विकल्प होगा, कोई भी विकल्प नहीं होगा। वो भले कितने भी साल से वहाँ रह रहा हो, उसके पास भले ही अमेरिका का वैध वीज़ा हो और उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया हो जिससे अमेरिका में किसी तरीके का संकट हो, लेकिन यदि अमेरिका सोचता है कि ये व्यक्ति भविष्य में भी संकट पैदा कर सकता है, तो राष्ट्रपति के एक आदेश से उसको देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। और एक व्यक्ति, दो व्यक्ति नहीं, ये यदि राष्ट्रपति चाहें तो जिस तरीके से हमने देखा कि 100-150 लोग हवाई जहाज में भर भर के भेजे जा रहे हैं, उसी तरीके से हज़ारों की संख्या में एक साथ लोगों को देश से बाहर निकाला जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अमेरिका में जो सबसे बड़ी आबादी यदि देखी जाए, प्रवासियों की जो आबादी है, उसमें इंडिया का नंबर 3rd आता है, करीब 7.5 लाख। तो जो अवैध रूप से ये माना गया है कि बिना डॉक्यूमेंट्स के जिनके पास जो वीज़ा लेके तो पहुंचे लेकिन उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, उसके बावजूद भी वो अमेरिका में डटे हुए हैं। कुछ लोग तो जो डंकी रूट के थ्रू जाते हैं उनका तो मामला अलग ही है, वो 18,000 ऐसे लोग बताए गए हैं, लेकिन करीब 7.5 लाख लोग ऐसे लोग हैं जो वीज़ा से ही गए हैं, लेकिन वीज़ा खत्म होने के बाद भी वो वापस नहीं लौटे हैं, रिन्यू नहीं, उनका वीज़ा भी रिन्यू नहीं हुआ है। और वैसे देखा जाए तो भारतीयों की संख्या वहाँ करीब 2% के करीब भारतीयों की संख्या है, तो बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन अब जो अमेरिका में जो ट्रंप कानून लेके आना चाह रहे हैं, 227 साल पुराना कानून, उसका सबसे ज़्यादा असर अगर एशिया में किसी देश पर पड़ने वाला है तो वो भारतीयों पर ही पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से बताया कि करीब 7.5 लाख लोगों को यदि ट्रंप चाहेंगे तो 7.5 लाख भारतीयों को अपने एक आदेश पर अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। और ये वो लोग हैं जो नौकरी की तलाश में अमेरिका गए हैं। जाहिर सी बात है कि हमने देखा कि इंडिया में जिस तरीके से बेरोजगारी दर सरकार की पूरी कोशिश के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। अगर 7.5 लाख लोग वापस इंडिया में आ जाते हैं तो फिर यहाँ स्थितियाँ क्या पैदा होंगी? एक तरीके से देखा जाए तो बेरोजगारों की फौज ही बढ़ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि वो अमेरिका से जो कमाई करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा वो इंडिया भी भेजते हैं, उससे भारत को डॉलर की अर्निंग भी होती है, तो भारत को दो तरफा नुकसान होगा। और और अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जितने भी फैसले लिए गए हैं, एक भी फैसला ऐसा नहीं हुआ है जिससे इंडिया को कहीं से भी राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही हो। हर फैसला जो भी हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, जिस तरीके के फैसले हो रहे हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही देश को फायदा होता हुआ दिख रहा है, वो है अमेरिका को। हालत ये है कि एक तरफ जो भारतीयों को तो आप पैर में बेड़ियां, हाथों में जंजीर डालकर भेज रहे हैं, हथकड़ी लगाकर, लेकिन आप दूसरे देशों के नागरिकों को भेजते हैं, जैसे रूस के नागरिक, चाइना के नागरिक हुए या सऊदी के हुए, तो आप उनके साथ में इस तरीके का बर्ताव नहीं कर रहे हैं, उनको आप पूरी इज्जत के साथ भेज रहे हैं। तो भारत की ही इतनी तरीके बेइज्जती भारतीयों की क्यों की जा रही है? ये मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे तो उठाना भी चाहिए था, लेकिन इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है जो बताया गया है। जो उससे पहले जब पीएम मोदी जा रहे थे तब जरूर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा था कि ये मुद्दा उठाया जाएगा, लेकिन जब वो लौट कर आए हैं तब विदेश मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया है कि इस तरीके का कोई मुद्दा उठाया गया है कि नहीं उठाया गया है। अब 227 साल पुराना जो कानून लेके आया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका सबसे ज़्यादा असर इंडिया पर ही पड़ने वाला है और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान भी इंडिया को ही होने वाला है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब एक बार फिर विपक्ष के हाथ में एक मुद्दा लग गया है कि यहाँ तो मोदी अपने आप को पीएम जो ट्रंप का कहीं ना कहीं दोस्त बताते हैं, माय फ्रेंड ट्रंप कहकर संबोधित करते हैं, और यहाँ पर ट्रंप लगातार झटके पे झटका दिए जा रहे हैं। तो आखिर मामला क्या है? क्यों इस तरह का ट्रंप का जो रवैया है भारतीयों के लिए खराब होता चला जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल ये उठ रहा है और अभी भी उठेगा कि आखिर पीएम इतने शांत क्यों है? अभी तक वही मुद्दा शांत नहीं हुआ है। जिस तरह से उन्होंने $21 मिलियन वाला जो मामला निकल कर आया था, उस पर लगातार सुब्रमण्यम स्वामी ने बाकायदा एक ट्वीट करके कहा था कि अगर आप इस पर अब भी
जवाब नहीं देंगे तो उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा मजबूरन। लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं शांति है और बीजेपी की तरफ से जो जवाब आया वो ये आया, वित्त मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, कि पैसा तो आया है लेकिन वो चुनावों के लिए नहीं आया है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं दोहरी रणनीति, दोहरी राजनीति यहां पर देखने को मिली। तो इस तरह से बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है। जहां एक तरफ अमेरिका से वो अपने अच्छे संबंध होने का दावा करती थी, यहां पर इस बार जब ट्रंप ने दोबारा से सत्ता संभाली है तो बीजेपी यहां भारत की सरकार और अमेरिका सरकार के बीच के जो संबंध है उनकी कहीं ना कहीं कलई खुलती जा रही है, पोल खुलती जा रही है। यहीं दूसरी तरफ बिहार में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, दिल्ली में बवाल मचा हुआ है, वक्फ बिल में जिस तरह से संशोधन की बात की गई है उसका कनेक्शन बिहार से क्या है ये भी देखने को मिल रहा है। यानी अभी एक बार फिर से बहुत ज्यादा सियासत गरमाई हुई है देश भर में और खासकर सभी की निगाहें बिहार पर हैं, क्योंकि बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है और इस बार अब सिर्फ बिहार में ही चुनाव है इस साल में। तो ये बड़ी बात है कि बिहार पर लगातार सभी की निगाहें बनी रहेंगी और बिहार से जुड़ी और तमाम दूसरे राज्यों से जुड़ी इस तरह की तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश जी, मेरे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी तरह अपडेट्स के लिए देखते रहिए DV लाइव और मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।